Hello students. So this video is going to be for the students जो appear होने जा रहे हैं MAH CET के एग्ज़ाम के लिए and for the people, for the students who are preparing, जो प्रिपेयर कर रहे हैं और इंग्लिश में थोड़ा कंफ्यूज्ड हैं या फिर जिनको थोड़े से नोट्स चाहिए एग्ज़ाम के पहले प्रिपरेशन के लिए. सो आज का जो वीडियो होगा उसमें वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चंस जो लास्ट ईयर के पेपर में आए हैं MAH CET में स्पेसिफिकली. सारे क्वेश्चंस हम इंग्लिश के डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड जो भी रीजनिंग है, जिस लॉजिक को लगा करके आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट. वील ऑल्सो ट्राई एंड डिस्कस कुछ स्ट्रैटेजीज जो आप ट्राई कर सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. बिफोर दैट आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग अबाउट कि इंग्लिश में सिलेबस क्या आएगा, इंग्लिश के लिए आप क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर कर सकते हैं. क्योंकि मैं आपको इंग्लिश के बारे में बताने जा रही हूँ, आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेल यू एंड इन्फॉर्म यू कि जितने भी आजकल एग्जाम्स होते हैं जिसमें इंग्लिश से रिलेटेड सिलेबस आता है उसमें बहुत ज़्यादा आजकल वोकैबुलरी पूछी जा रही है. अगर आपने रीसेंट ईयर के पेपर्स देखे होंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखे होंगे, सो यू नो कि बहुत सारा वोकैब जिसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, फ्रेजल वर्ब्स और काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं. सो बी रेडी फॉर इट क्योंकि वोकैबुलरी का बहुत सारा इम्पॉर्टेंस है और वोकैब बहुत सारी है. सो जितने भी लोग अभी रिसेंटली तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं, आई वुड एडवाइज एवरीवन कि एवरी स्टूडेंट की वोकैबुलरी आपके हाथ में है. द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर यू यूज़ दोज वर्ड्स, आप उतना ही ज़्यादा उन वर्ड्स से आप अक्वेंटेड हो जाते हैं और उनको यूज़ करना स्टार्ट करते हैं एंड देन उसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बहुत ईजिली लर्न हो जाते हैं. तो अगर आप फोकस करेंगे एक लिस्ट ऑफ सिनोनिम्स पे तो डिफ़िकल्ट हो जाता है. इफ़ यू फोकस ऑन जस्ट 5 वर्ड्स अ डे या फिर 10 वर्ड्स अ डे जिनके सिनोनिम्स आप पढ़ लें और प्रीवियस ईयर पेपर्स की वोकैबुलरी ज़रूर से पढ़ लें क्योंकि वो वाली वोकैबुलरी में रिपीटेड जो सिनोनिम्स होते हैं उसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पढ़ने से आपकी काफ़ी सारे वोकैब के प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाते हैं. देन सिलेबस में इसके अलावा आता है आपका ग्रामर पोर्शन. ग्रामर पोर्शन में प्रेपोजिशंस, टेंसेस, एक्टिव पैसिव वॉइस और बहुत सारी चीज़ें आती हैं. बट क्योंकि हम अब बहुत ही ज़्यादा हाई टाइम है और अब हमारे पास टाइम इतना लिमिटेड है दैट यू कैन नॉट फोकस ऑन ग्रामर बहुत सारा. तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप प्रेपोजिशंस थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें क्योंकि आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स में देखेंगे तो प्रेपोजिशन रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे आए हुए हैं एंड फ्रेजल वर्ब्स को भी ज़रूर पढ़ें. तो इसी के साथ मैं स्टार्ट कर रही हूँ. यू आर गोइंग टू गेट 20 क्वेश्चंस इन द एग्ज़ाम. आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे. 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा तो आप अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करेंगे और 20 क्वेश्चंस का एक टारगेट लेकर चलिए कि इंग्लिश पे अगर इतने क्वेश्चंस हैं तो हम कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, मतलब सही तरीके से कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं जो कि आपके पूरे मार्क्स आपको देंगे. तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट कर रही हूँ जो लास्ट ईयर के पेपर में आया था सो दैट यू गेट एन आइडिया कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनको सॉल्व करने का जो पैटर्न होगा, जो तरीका होगा वो क्या होगा. तो पहला जो क्वेश्चन आपके सामने है इट इज़ सिनोनिम बेस्ड और आप देखिएगा कि इस प्रीवियस ईयर के पेपर में भी कितने सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बेस्ड क्वेश्चन है. एंड नॉट टू फॉरगेट, आप भूलेगा मत क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन ज़रूर आता है एंड कॉम्प्रिहेंशन से जितने भी लोग घबराते हैं, जिनके लिए कॉम्प्रिहेंशन एक बगबेयर है, फॉर देम ऑल्सो कॉम्प्रिहेंशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. इफ़ यू रीड इट केयरफुली तो आप उसके क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट कर सकते हो और सही तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं क्योंकि कॉम्प्रिहेंड करना यानी कि उस पूरे पैसेज को रीड करें, अच्छे से केयरफुली रीड करें, थोड़ा सा एनालिसिस करें. हो सकता है कई बार कॉम्प्रिहेंशन इतना इजी आ जाता है कि उस पे बेस्ड जो 3-4 क्वेश्चंस आते हैं, यूजुअली 3 क्वेश्चंस आते हैं, तो वो जो 3-4 क्वेश्चंस आते हैं कॉम्प्रिहेंशन में वो इतने इजी होते हैं कि आप सोचते हैं कि मुझे इतना बड़ा पैसेज रीड करना पड़ेगा एंड यू स्किप दैट, बल्कि उसमें आपको तीनों क्वेश्चंस के पूरे मार्क्स मिल सकते हैं. सो प्लीज़ डू नॉट स्किप इट, जस्ट गो थ्रू द पैसेज केयरफुली वंस और जब आप गो थ्रू करेंगे आपको आइडिया मिलेगा कि किस तरीके का पैसेज है. हो सकता है आपके लिए बहुत ईजी हो और अगर ईजी होगा तो कॉम्प्रिहेंड करना भी ईजी है. सो गो थ्रू द क्वेश्चंस एंड द पैसेज केयरफुली. तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ आज का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसके साथ में डिस्कशन एंड इस वीडियो में लेटर ऑन यू विल रियलाइज कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं और कैसे आपको उनको सॉल्व करना है. पहला जो क्वेश्चन है दैट इज
इनहेरेंट का आपको सिनोनिम बताना है, आपके बिल्कुल सामने है, मैंने मीनिंग लिख रखा है कि इनहेरेंट का मतलब क्या होता है. सो इनहेरेंट इज यूज्ड फॉर क्वालिटीज और एट्रीब्यूट्स. हिंदी में आप कह सकते हैं जनजात की जो आदतें होती हैं, जो बचपन से ही आपके अंदर इनहेरेंट होती हैं, आप लेकर ही उनको पैदा होते हैं. देयर इज नथिंग टू बी अक्वायर्ड, किसी से आपको उसको अक्वायर नहीं करना पड़ता है. दैट इज इनहेरेंट. सो इनहेरेंट के आपके पास सिनोनिम्स के जो ऑप्शन हैं वो है कमांड, ऑक्सिलियरी. प्लीज बी केयरफुल, ये जो मैं वर्ड का प्रोनाउंसिएशन कर रही हूँ ये मैं बोल रही हूँ ऑक्सिलियरी, मैं ऑक्सिलरी नहीं बोल रही हूँ. इट इज ऑक्सिलियरी. और स्पेलिंग में भी आता है, ये मिसस्पेल्ड वर्ड्स में भी कई बार पूछा जाता है. इट इज LIARY, जिसका मतलब सब्सिडरी होता है या कुछ एडिशन होता है. उसका मतलब ऑक्सिलरी, जैसे हम वर्ब्स पढ़ते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब है यानी हेल्पिंग वर्ब है, दैट ऑक्सिलरी. देयर इज अ वर्ड अक्वायर्ड और एक है आपका लेटेंट. आपको इन चारों में से एक सिनोनिम ढूंढ के बताना है. इनहेरेंट मैंने जैसे बताया आपको, ये क्वालिटीज होती हैं या आपके एट्रीब्यूट्स होते हैं जो इन्नेट होते हैं. इसका बहुत अच्छा सिनोनिम इन्नेट है, विच इज परमानेंट. और इंट्रिंसिक भी आप इसको बोल सकते हैं. दे आर हैबिट्स और एट्रीब्यूट्स जो आपके अंदर होते हैं. नाउ कमांड का मतलब क्या होता है? कमांड का मतलब है टू गिव ऑर्डर्स टू समबडी, किसी को कमांड देना, या फिर इट इज एन ऑर्डर, ये एक कमांड है. नाउन की तरह भी यूज हो सकता है, वर्ब की तरह भी यूज हो सकता है. ऑक्सिलरी का मतलब क्या होता है? सो ऑक्सिलरी का मीनिंग होता है सब्सिडरी. कोई चीज़ की अगर कोई सब्सिडरी यूनिट है तो उसको भी ऑक्सिलरी बोल सकते हैं. एडिशनल कोई चीज़ है या हेल्पिंग वर्ब की तरह, उसका मीनिंग होता है ऑक्सिलरी. अक्वायर्ड का मतलब आप जानते हैं, अक्वायर करना, किसी से किसी चीज़ को लेना, अक्वायर करना. एंड देन देयर इज अ वर्ड लेटेंट. लेटेंट का मतलब होता है, नाउ लेटेंट को समझ लेते हैं एक बार. लेटेंट का मीनिंग है पोटेंशियली एग्जिस्टिंग बट नॉट प्रेजेंटली एविडेंट. कोई चीज़ जो है बट दिखाई नहीं पड़ रही है. सो इट इज़ इनबिल्ट, इट इज़ अ टैलेंट जो आपके अंदर है, बट हो सकता है वो एट प्रेजेंट एविडेंट ना हो, फ्यूचर में जाके एविडेंट हो. या हो सकता है वो इनबिल्ट है इसलिए आपको उस चीज़ का इतना ज़्यादा रियलाइजेशन ना हो दैट दिस इज़ अ टैलेंट इन यू, तो उसको बोलते हैं लेटेंट. इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन पैथोलॉजी के सेंस में भी यूज़ होता है. व्हेन देयर इज़ सम इन्फेक्शन दैट इज़ लेटेंट, या फिर जो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, जैसे कई बार कई लोगों को जो डायबिटीज़ होती है वो एकदम से पता चलती है, सो विच इज़ एग्जिस्टिंग बट उनको उसके बारे में पता नहीं था. तो ये दो तरीके से लेटेंट वर्ड यूज़ किया जा सकता है. सो इट इज़ पोटेंशियली एग्जिस्टिंग बट नॉट प्रेजेंटली एविडेंट. इट कैन बी अ लेटेंट टैलेंट जो आपके अंदर है. इट कैन बी अ लेटेंट इन्फेक्शन, जो चीज़ ऑलरेडी आपकी बॉडी में प्रेजेंट है बट एविडेंट नहीं है, लेटर ऑन आपको पता चलता है कि ये भी चीज़ एग्जिस्ट कर रही थी. सो अगर मैंने आपको सबके मीनिंग समझा दिए हैं, सो आई होप यू हैव गॉट द आंसर ऑल्सो नाउ कि इनहेरेंट का जो आंसर होगा, जो सिनोनिम होगा, वो कमांड, ऑक्सिलरी और अक्वायर्ड नहीं हो सकता है, दैट इज लेटेंट. तो लेटेंट इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आई डैश इंग्लिश फॉर 5 years. ओके, प्लीज कॉन्सेंट्रेट हियर फॉर 5 years. आप अब पेपर्स में देखेंगे तो ये मैं कई बार क्लास में भी बताती हूँ और वैसे भी बोलती हूँ कि ये जो फॉर और सिंस है, दैट इज यूज्ड एज अ प्रेपोजिशन दैट इज यूज्ड इन द टेंस ऑल्सो. तो एक टेंस में यूज होता है विच इज परफेक्ट टेंस, जिसमें यूज किया जाता है. सो ये वाला जो फॉर और सिंस है ये टाइम को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, विच इज यूज्ड इन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में यूज किया जाता है. और आप कोई काम कर रहे हैं और कितने टाइम से कर रहे हैं उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है. फॉर जो है वो यूज़ किया जाता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए और सिंस यूज़ किया जाता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए. सो फॉर और सिंस आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में आपके पेपर में ज़रूर मिल जाएगा, क्योंकि इंग्लिश का जो ये फंडा है ये कभी आपको फिलर्स में मिल जाएगा, कभी आपको सेंटेंस करेक्शन में मिल जाएगा, कभी आपको प्रेपोजिशन फिल करने के लिए आ जाएगा कि फॉर लगेगा या सिंस लगेगा. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि फॉर कब लगता है और सिंस कब लगता है. तो जब भी कभी कोई पॉइंट ऑफ टाइम से स्टार्ट हो रहा है, जैसे मैं चाइल्डहुड से ये काम करता आ रहा हूँ, सो सिंस चाइल्डहुड लगा देंगे, सिंस मैरिज लगा
लगा देंगे, और फॉर जो है वो ड्यूरेशन बताता है। अब यहाँ पे आई डैश इंग्लिश फॉर 5 years, तो ये आपको पता है ये ड्यूरेशन है, इट इज़ अ पीरियड ऑफ टाइम विच इज़ 5 years का टाइम, इसलिए आपने यहाँ पे फॉर लगा हुआ मिल रहा है आपको। सो आई डैश इंग्लिश फॉर 5 years, मैंने सबसे पहले यही बोला है कि ये कौन से टेंस में यूज़ होता है। ये ग्रामर का क्वेश्चन है, ग्रामर के क्वेश्चन में इसमें टेंसेस रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, विच इज़ ये जो टेंस है अगर आपको पता है तो आप बिना डाउट के 1 सेकेंड के अंदर आप इसका आंसर कर सकते हैं, विच इज़ हैज़ बीन, हैव प्लस बीन, उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म। ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है, दिस स्ट्रक्चर इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर, जिसके बाद आप फॉर या सिंस लगा करके सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं टू टेल द टाइम, टू टेल द ड्यूरेशन कि कब से ये काम होता आ रहा है या होता आ रहा था, विच इज़ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहाँ पे यू आई के साथ में हैव ही लगेगा, तो इसलिए आई हैव बीन स्टडीइंग इंग्लिश फॉर 5 years, ये होगा इसका करेक्ट आंसर। तो अगर आपने टेंसेस पढ़े हैं तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपने ये ज़रूर पढ़ा होगा कि हैज़ बीन, हैव बीन लगता है। अगर आप पास्ट में जाएंगे तो हैड बीन प्लस आईएनजी हो जाएगा, और अगर आप फ्यूचर में जाएंगे तो विल हैव बीन प्लस आईएनजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। विच वन इज़ डिफरेंट? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। सो जितने भी लोगों को इंग्लिश डिफ़िकल्ट लगती है, आई होप यू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चंस का जो लेवल है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ईजी भी हो सकता है आपको ये सारे वर्ड्स आप अगर डे टू डे लैंग्वेज में इंग्लिश यूज़ करते हैं और थोड़ा सा भी ध्यान देते हैं रीजनिंग पर कि हम ये चीज़ क्यों कर रहे हैं या ये रूल क्यों अप्लाई होता है, तो अगर आपको इतना सा भी थोड़ा भी आप सीखते चले आएंगे तो आप ये क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व कर लेंगे। सो कौन सा जो वर्ड है वो डिफरेंट है, और वर्ड्स बहुत इजी हैं, सारे वर्ड्स आपको आते होंगे। हम्बल, सिविल, रूड एंड पोलाइट। तो सिविल कल्चर्ड होना, मैनर्स हो जिसके अंदर, पोलाइट हो जो तो सिविल। हम्बल मॉडेस्ट होना, हम्बल नेचर का है वो, बहुत मॉडेस्ट नेचर का है। रूड होना, आप जानते हैं कि रूड होना क्या होता है, और पोलाइट होना। तो कौन सा जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। हम्बल एक जैसा वर्ड है, सिविल का मतलब भी करीब करीब सेम है, एंड पोलाइट मतलब भी वही होता है जो हम्बल है। सो हम्बल मतलब मॉडेस्ट है, पोलाइट है, सिविल का मतलब भी सेम है, पोलाइट इन नेचर, कल्चर्ड, मैनर्ड। और रूड जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट है। सो रूड इज द वर्ड जो कि इन तीनों वर्ड से डिफरेंट है, तो हम इसको चूज करेंगे एंड दिस इज द राइट आंसर। ये है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इट इज आई हैव ग्रेट, वर्ड पे फोकस करिए, एंटीपैथी डैश दोज हु आर हिपोक्रेट्स। हिपोक्रेट का मतलब पता होगा आपको, हिपोक्रेसी मतलब पाखंड, एंड हिपोक्रेट मतलब एक पर्सन जो पाखंडी है, जो बोलता कुछ और है और करता कुछ और है, जो प्रीच कुछ और करे और करे कुछ और एंटीपैथी मतलब क्या होता है? प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड विद द वर्ड सिंपैथी। तो सिंपैथी है, एंटीपैथी है, एम्पैथी भी होता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे एंटीपैथी, और एम्पैथी अलग वर्ड है, ठीक है। एंटीपैथी नेगेटिव है, एंटी लिखा हुआ है इस पे। सो एंटीपैथी के साथ में आपको लगाना क्या है वो चूज करना है, टू, अगेंस्ट, हिम या फिर फॉर। जब आपको किसी के लिए ग्रेट एंटीपैथी है मतलब बहुत ज़्यादा डिसलाइक है या हेट्रेड है किसी के लिए, और सिंपैथी का मतलब आप जानते हैं कि सिंपैथी है थोड़ा सा आप उसको इजी फील कराते हैं, यू हैव सिंपैथी फॉर समबडी, इमोशंस है आपके अंदर, एंड थोड़ा सा एक वो फीलिंग है दैट ईज फील कराने वाला, इजी फील कराने वाला। एंड एंटीपैथी का मतलब है इट इज़ अ डीप सीटेड डिसलाइक ऑफ समथिंग या फिर टुवर्ड्स या अगेंस्ट समबडी, अ फीलिंग ऑफ इंटेंस डिसलाइक, जिसको एंटीपैथी बोला जाता है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि हिपोक्रेट का मतलब क्या होता है, इट इज़ यूज्ड फॉर अ पर्सन हु प्रीचेस वन थिंग एंड डज अनदर। वापस आते क्वेश्चन पर। एंटीपैथी जो वर्ड है उसके साथ में एक ही प्रेपोजिशन लगती है, विच इज़ नॉट टू, नॉट हिम तो लगेगी नहीं, ये प्रेपोजिशन बेस्ड क्वेश्चन है।
ओके, एक चीज़ और यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी, हर क्वेश्चन को जैसे ही पढ़ें, अगर आपके दिमाग में ये क्लिक कर जा रहा है कि ये क्वेश्चन किस टॉपिक से रिलेटेड है या फिर ये इसमें हमें क्या सोचना है, तो आपका आंसर करेक्ट ही होगा। क्योंकि अगर आप वहाँ तक पहुँच पा रहे हैं तो आप अपने दिमाग में रीजनिंग सही करेंगे, आप सही सोचेंगे और आंसर भी करेक्ट देंगे, अगर आपको आता है या आपने वो पर्टिकुलर चीज़ पढ़ रखी है तभी, ऑफ कोर्स। तो आई हैव ग्रेट एंटीपैथी अगेंस्ट दोज हु आर हिपोक्रेट्स। फॉर नहीं होगा, यू हैव सिंपैथी फॉर समबडी, एंटीपैथी जो होती है वो अगेंस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, यू हैव टू अगेन गिव द सिनोनिम ऑफ द वर्ड मल्टी फेसेटेड। मल्टी लिखा है, फेसेटेड लिखा है, बहुत सारे जिसके फेसेट्स हो वो मल्टी फेसेटेड है। सो मल्टी फेसेटेड का मतलब है हैविंग मेनी फेसेट्स, एस्पेक्ट्स और साइड्स, जिसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, बहुत सारे साइड्स हैं, बहुत सारे फेसेट्स हैं, वो होता है मल्टी फेसेटेड। मल्टी फेसेटेड का क्योंकि हमें सिनोनिम देना है तो वो सेम तो नहीं है, सिमिलर भी नहीं है, क्योंकि सिमिलर नहीं है। रिजिड का मतलब होता है बहुत रिजिड, जो अपनी बात से बिल्कुल अड़ जाए, जो बिल्कुल हटे ना अपनी बात से, तो वो रिजिड होता है, जिसका बिल्कुल भी मतलब मल्टीफेसेटेड नहीं होता है। सो आप इसको क्रॉस करके भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, इसलिए मैंने पहले क्रॉस करके दिखा दिया है, क्योंकि आपको इसके मीनिंग्स पता होंगे। सेम, सिमिलर सबको पता होता है, रिजिड भी सबको पता ही होता है। एक ही वर्ड बच रहा है, डेक्स्ट्रस। तो अगर आपको डेक्स्ट्रस का मीनिंग नहीं भी पता है तब भी आप इसको टिक कर सकते हैं एंड दिस विल बी द राइट आंसर। और अगर आपको पता है तो बहुत ही अच्छी बात है। लेट अस डिस्कस ऑल्सो। डेक्स्ट्रस का जो मीनिंग होता है दैट इज स्किल्ड होना किसी चीज़ में। ज़्यादातर करके इट इज़ यूज्ड जो हैंड मूवमेंट्स में बहुत स्किल्ड होता है, जब आप एक्सप्लेन कर रहे हैं किसी बात को हैंड्स को मूव करते हुए, सो उसके लिए डेक्स्ट्रस वर्ड यूज़ किया जाता है। स्किल्ड होना, इसके कुछ सिनोनिम्स भी हैं जो आपको पता होने चाहिए, विच आर यूज्ड एंड कैन बी आस्क्ड ऑल्सो अलग अलग टाइप से अलग अलग एग्जाम्स में। अड्रॉइट, डेफ्ट एंड अडेप्ट, सबके साथ अलग अलग प्रेपोजिशंस लगते हैं। आप इनको पढ़ेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। एंड आई ऑलवेज टेल कि अगर प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस के आप सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पढ़ लें तो बहुत हद तक आपके वोकैब के काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। क्योंकि अगर वो रिपीट होके आता है तो सेम वर्ड रिपीट होना डिफ़िकल्ट होता है, बट उसका सिनोनिम, एंटोनिम, क्योंकि वो उसी लेवल के होते हैं, तो उसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को अगर आप पढ़ेंगे तो आपके लिए आगे एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहेगा। सो दिस इज़ फॉर दोज जो अब वोकैब पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। सो डेक्स्ट्रस है, सो वी आर लेफ्ट विद ओनली वन ऑप्शन, और डेक्स्ट्रस काफ़ी हद तक स्किल्ड मीनिंग जो है ये काफ़ी मैच कर रहा है, जिसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हो, बहुत साइड्स हो, बहुत स्किल्ड हो, उसके लिए यूज़ किया जाता है। सो वी आर चूजिंग द वर्ड डेक्स्ट्रस ओवर हियर फॉर मल्टीफेसेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, द प्लान हैज़ बीन डिस्कस्ड बाय द टीम एट द वेरी डैश मोमेंट। ये क्वेश्चन अच्छे से समझ लीजिएगा। आपके पास ऑप्शन में एट द वेरी अर्ली मोमेंट, एट द एंड एंड मोमेंट, ये हिंदी वाला एंड मोमेंट नहीं है, उस पर फोकस मत करें, एट द वेरी लास्ट मोमेंट एंड एट द वेरी फर्स्ट मोमेंट। तो इसको समझ लें, कुछ लोगों को हो सकता है इसका आंसर फर्स्ट लगे, जो कि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। अगर आप एक बार में क्वेश्चन को पढ़ेंगे और सोचेंगे कि बस मैं 1 सेकेंड में सॉल्व करके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाऊं, तो हो सकता है आप फर्स्ट ही आंसर टिक करके आएँ, जो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। सो द प्लान हैज़ बीन डिस्कस्ड बाय द टीम एट द वेरी फर्स्ट मोमेंट, ये दिमाग में काफ़ी ज़्यादा आता है। इसका जो आंसर है वो है ये, एट द वेरी लास्ट मोमेंट। अब इसका मतलब क्या होता है? एट द वेरी लास्ट मोमेंट का लास्ट नहीं है, एट द वेरी लास्ट मोमेंट का मतलब है एट द लेटेस्ट टाइम पॉसिबल, अ सिचुएशन वेयर समथिंग हैपन्स जस्ट बिफोर अ डेडलाइन। तो ये फिनिश ही होने वाला था, ये डेडलाइन थी, बस ठीक उसके पहले कोई चीज़ आपने बताई, उसको बोलते हैं एट द वेरी लास्ट मोमेंट। वो यहाँ पे सही बैठ रहा है। द प्लान हैज़ बीन डिस्कस्ड बाय द टीम एट द वेरी लास्ट मोमेंट। अगर किसी को ऐसा लग रहा है, एक एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, ही बोर्डेड द फ्लाइट एट द वेरी लास्ट मोमेंट। तो फ्लाइट को बोर्ड करने का ये लास्ट टाइम था, ये डेडलाइन थी, और उसने बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर फ्लाइट को बोर्ड किया। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट कहाँ पे यूज़ करता है, सो आई हैव करना है, तो आई हैव रिटन ओवर हियर फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मोमेंट।
इसको भी ध्यान रखिएगा, कभी हो सकता है किसी क्वेश्चन में, किसी स्टेटमेंट में आपसे पूछा जाए. सो इट इज़ फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मोमेंट जो आप यूज़ करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. वेरी इजी क्वेश्चन. देखिए अपने सामने, आपके सामने फाइंड ऑड वर्ड. ऑड वर्ड फाइंड आउट करना है. आपके सामने वर्ड्स हैं रूट, फाउंडेशन, बेस और टनल. रूट वर्ड आप जानते हैं, एक पर्टिकुलर वर्ड है जिससे बना हुआ एक वर्ड है. सो रूट वर्ड और उससे बना हुआ कोई वर्ड. कई बार रूट वर्ड फ्रेंच में होता है, लैटिन में होता है और उससे बना हुआ एक वर्ड बनाते हैं हम इंग्लिश में. देन देयर इज अ वर्ड फाउंडेशन, यानी कि बेस. फाउंडेशन, नीव जिसको बोलते हैं. बेस भी सेम वर्ड है. सो रूट है, बेस है, फाउंडेशन है, सब एक ही कैटेगरी के वर्ड्स हैं, एक ही मीनिंग होल्ड करते हैं. और एक वर्ड है टनल, जो कि बिल्कुल ही डिफरेंट वर्ड है, टनल. सो ऑड वर्ड जो होगा वो है टनल. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके. आई कमेंस्ड डैश फर्स्ट में. ये भी प्रेपोजिशन बेस्ड क्वेश्चन है कि आप सिंस लगाएंगे, फॉर लगाएंगे, फ्रॉम लगाएंगे या इन लगाएंगे. तो अगर आप कॉमेंस वर्ड का मीनिंग जानते हैं, कॉमेंस का मतलब है स्टार्ट करना कोई चीज़ को, तो कोई भी चीज़ को स्टार्ट करते हैं आप, तो आप कॉमेंस वर्ड के बाद में प्रेपोजिशन लगती है. इट इज़ फॉलोड बाय ऑन एंड फ्रॉम. हो सकता है कभी कभी आपको कॉमेंस के बाद इन दिख जाए, जैसे दिस पर्टिकुलर थिंग कॉमेंस्ड इन द ईयर, तो ईयर के पहले जो है वो इन लगता है. सो इन 2005, इन 2010, इस तरीके से अगर मिल जाए. सो डू नॉट गेट कन्फ्यूज कि कमेंट्स के साथ तो सिर्फ ऑन या फ्रॉम ही लग सकता है, ऐसा नहीं है. डिपेंड करता है कि कौन से पर्टिकुलर, जैसे अगर ईयर की बात हो रही है कि इस पर्टिकुलर ईयर में स्टार्ट हुआ था, तो इन भी लग सकता है. ऑन कब लगता है ये देख लेते हैं. ऑन तब लगता है इफ द एक्टिविटी एंड्स ऑन द सेम डे. तो अगर सेम डे पर कोई एक्टिविटी फिनिश हो जाती है तो आप ऑन लगाते हैं. अगर एक्टिविटी कंटिन्यू होती है फॉर सम ड्यूरेशन, जैसे अगर आज स्टार्ट हुई है कोई चीज़, ज़्यादातर करके कमेंस वर्ड सिर्फ स्टार्टिंग के लिए लिखा जाता है, जिसका ड्यूरेशन अभी डिसाइडेड नहीं है. सो कमेंस किया है कोई चीज़, कोई प्रोग्राम सेट हुआ है और वो आगे अभी चालू हो चुका है और आगे तक अभी कंटिन्यू रहेगा. सो इफ़ द एक्टिविटी कंटिन्यूज फॉर सम ड्यूरेशन, आप फ्रॉम लगाते हैं. यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन है दैट इज फ्रॉम, तो आप यहाँ पे लगाएंगे फ्रॉम फर्स्ट में. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो पैसेज है. पैसेज जो कॉम्प्रिहेंशन होता है, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे कि आपको कॉम्प्रिहेंड करना होता है. ओके, लेट मी गिव यू एन ओवरव्यू ऑल्सो. अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 9 तक, तो आइए देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं. सो हियर क्वेश्चन नंबर 1 से मैं एक बार आपको ओवरव्यू देती हूँ. सो क्वेश्चन नंबर 1 वॉज वोकैब बेस्ड. आपको याद होगा अभी हमने डिस्कस किया था, सिनोनिम पे था, वोकैब बेस्ड क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो टेंस बेस्ड था, ग्रामर का एक क्वेश्चन आया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएं तो वो एंटोनिम है या फिर वो ऑड वर्ड ढूंढने वाला क्वेश्चन है, जिसमें भी वोकैबुलरी आई हुई है. वोकैब बेस्ड है बट इजी वोकैब है, डे टू डे लैंग्वेज वाली. क्वेश्चन नंबर 4 जो है दैट इज प्रेपोजिशन बेस्ड. मैं आपको एक बार याद दिला रही हूँ और मैं एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, सिनोनिम अगेन, वोकैब बेस्ड. क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, ये फ्रेज से रिलेटेड क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 7 है ऑड वर्ड वाला क्वेश्चन, वोकैब बेस्ड अगेन बट इजी वोकैब है. क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो फिर से प्रेपोजिशन बेस्ड क्वेश्चन है. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9. इस पे बेस्ड 3 क्वेश्चंस आपको अप्रॉक्सीमेटली मिलेंगे. तो आइए अब इसको देखते हैं. ओके, सो रीड द गिवन पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस. अब डॉल्फिन से रिलेटेड पैराग्राफ है, सबसे फर्स्ट वर्ड डॉल्फिन्स है. और अगर आप पैसेज पूरा पढ़ लेंगे फिर बताइएगा, क्योंकि पैसेज बहुत इजी पैसेज है. तो जितने भी लोग कॉम्प्रिहेंशन को स्किप करते हैं, जिनको लगता है कि कॉम्प्रिहेंड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, वो पैसेज देखते साथ डिसाइड ना करें. पैसेज के नीचे पहले क्वेश्चंस रीड कर लें. अगर क्वेश्चंस इजी हैं और पैसेज का एक ओवरव्यू लें, अगर आपको लग रहा है कि पैसेज इजी है, आप कर पाएंगे, देन गिव इट अ शॉट. आप एक बार देखिए कि किस तरीके का पैसेज है, एक बार गो थ्रू करेंगे, यू विल अंडरस्टैंड कि आप इस चीज़ को कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. सो आइए पैसेज रीड करते हैं पहले.
Dolphins are regarded as the friendliest creatures in the sea, and stories of them helping drowning sailors have been common since Roman times. So dolphins को regard किया जाता है ऐसा creature जो बहुत friendly होता है sea में, and ऐसे स्टोरीज हैं कि डॉल्फिन्स ने कई बार जो ड्राउनिंग मतलब डूबते हुए सेलर्स को हेल्प किया है, और ये रोमन टाइम से काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में हम सुनते आ रहे हैं. The more we learn about dolphins, the more we realize that their society is more complex than people previously imagined. तो जितना ज़्यादा हम डॉल्फिन्स के बारे में पढ़ते हैं उतना ज़्यादा हम रियलाइज़ करते हैं कि उनकी जो सोसाइटी है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है जितना लोगों ने इमेजिन किया था उससे भी ज़्यादा. They look after other dolphins when they are ill. So dolphins are very very emotional towards other dolphins. तो वो एक दूसरे की टेक केयर करते हैं जब कोई और डॉल्फिन बीमार होता है. They care for pregnant mothers and protect the weakest in the community as we do. तो जैसे सोसाइटी में रहते हुए हम ऐसा करते हैं कि जो भी हमारा वीकेस्ट कोई भी फैमिली में कोई मेंबर हो या कोई भी ऐसा फ्रेंड होता है हम उसको हमेशा सपोर्ट करने के लिए खड़े रहते हैं. सो वैसे ही डॉल्फिन्स भी करते हैं, अपनी कम्युनिटी में जो सबसे वीकेस्ट होता है उसको प्रोटेक्ट करते हैं. प्रेग्नेंट मदर्स होती हैं तो उनकी केयर करते हैं, कोई बीमार होता है तो उसकी केयर करते हैं. दे लुक आफ्टर ईच अदर. Some scientists have suggested that dolphins have a language, but it is much more probable that they communicate with each other without needing words. So कुछ scientists ऐसा कहते हैं, suggest करते हैं कि dolphins की जो है एक language होती है जिससे वो communicate करते हैं. But ज़्यादा probability इस चीज़ की है that dolphins जो हैं they communicate with each other without needing words. So when they look at each other, they understand और understand करके accordingly act करते हैं. Could any of these mammals be more intelligent than man? तो क्या ये क्वेश्चन है अपने आप में कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोई भी ऐसा मैमल हो जो ज़्यादा इंटेलिजेंट है मैन से भी? Certainly the most common argument in favor of man's superiority over them, that we can kill them more easily than they can kill us, is the least satisfactory. तो हम जब भी कोई आर्ग्यूमेंट करते हैं हम सोचते हैं कि कुछ ना कुछ उसका ऐसा रीज़न निकल के आए. सो देयर इज़ अ रीज़न विच इज़ लीस्ट सेटिस्फैक्ट्री, एंड द रीज़न इज़ कि बिकॉज वी कैन किल डॉल्फिन्स और डॉल्फिन्स कैन नॉट किल अस इतना ज़्यादा ईजिली. सो दैट्स वाई दैट इज़ द ओनली और द मोस्ट कॉमन आर्ग्यूमेंट जो कि दिया जाता है. On the contrary, the more we discover about these remarkable creatures, the less we appear superior when we destroy them. तो दूसरे हाथ पे अगर हम डिस्कस करें सो जितना ज़्यादा हम डिस्कवर करते हैं इन क्रीचर्स के बारे में बिकॉज दे आर रिमार्केबल, उतना ही कम हम सुपीरियर दिखेंगे अपनी नज़रों में जब हम उनको डिस्ट्रॉय करेंगे. तो दिस इज़ द पैसेज, वेरी इजी पैसेज, और बहुत ही ज़्यादा एविडेंट है कि पैसेज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस भी होंगे वो इजी ही होंगे, आपको कॉम्प्रिहेंड करना बहुत आसानी होगी. तो क्वेश्चन देख लेते हैं. इट इज़ क्लियर फ्रॉम द पैसेज दैट डॉल्फिन्स, उसके बारे में आपको बताना है, आर द मोस्ट पावरफुल क्रीचर्स दैट लिव इन द ओशन, हैव अ रेपुटेशन फॉर बीइंग फ्रेंडली टू ह्यूमंस, आर प्रूवन टू बी लेस इंटेलिजेंट दैन वन थॉट, आर केपेबल ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज एंड कम्युनिकेटिंग विद ह्यूमंस. तो ऐसा तो कुछ दिया नहीं है दैट दे आर केपेबल ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज एंड कम्युनिकेटिंग. दे आर प्रूवन टू बी लेस इंटेलिजेंट दैन वन थॉट, have a reputation for being friendly to humans. ये वाला ज़रूर है बिकॉज दे हैव सेव्ड ड्राउनिंग सेलर्स, ऐसा लिखा हुआ है पैसेज में. एंड दे आर द मोस्ट पावरफुल क्रीचर्स, ऐसा भी कहीं मेंशन नहीं है. जो चीज़ जब भी हम पैसेज को सॉल्व करते समय ये ध्यान रखें, क्योंकि ये पैसेज किसी ने लिखा है तो हम तब तक कोई चीज़ अपने मन से बना करके इसमें नहीं बताएंगे जब तक क्वेश्चन हमसे नहीं किया जा रहा है कि आपको इस पैसेज से क्या समझ में आता है. तब भी जब हमसे ये भी क्वेश्चन किया जाता है दैट आप क्या समझते हैं इस पैसेज से, तब भी हमें क्लियरली इंडिकेट किया जाता है कि आप पैसेज से क्या समझते हैं. इट मीन्स कि आपको अपनी कोई इन्फॉर्मेशन उसमें ऐड नहीं करनी है. जितना कुछ भी पैसेज में लिखा हुआ है उतना ही समझ के उसको कॉम्प्रिहेंड करके उसका आंसर देना है. प्लीज़ स्टिक टू इट. आप प्लीज़ ध्यान रखिए कि पैसेज जब आप रीड कर रहे हैं आपने उतना ही पढ़ा है. इफ़ यू हैव सम इंफॉर्मेशन इन योर हेड, कीप इट टू योर सेल्फ जस्ट टू कॉम्प्रिहेंड इट, जस्ट टू मेक द कॉम्प्रिहेंशन ईजियर. ठीक है, सो दिस इज़ द आंसर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं.
फिर से ये पैसेज दिया हुआ है विच इज़ द सेम. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं. द फैक्ट दैट द राइटर ऑफ द पैसेज थिंक्स दैट वी कैन किल डॉल्फिन्स मोर ईजिली दैन दे कैन किल अस. ये जो फैक्ट है जो राइटर ने लिखा हुआ है, इट प्रूव्स दैट डॉल्फिन्स आर नॉट द मोस्ट इंटेलिजेंट स्पीशीज. नो. Means that they are better adapted to their environment than we are. Does not mean that we are superior to them. ये line mentioned है passage में. Shows that dolphins have a very sophisticated form of communication. ऐसा कुछ भी mention नहीं है. मतलब it is mentioned कि sophisticated form है, ये नहीं mentioned है, but it is mentioned कि yes, dolphins जो हैं वो communicate करते हैं एक दूसरे को देख करके. So जो writer है passage का, we can kill dolphins more easily than they can kill us, उसी line के साथ में you got that line, वहाँ पे ही लिखा हुआ था that इसका मतलब ये कहीं से भी नहीं है that we are superior to them because they cannot kill us. तो यही इसका right answer होगा. ओके, नेक्स्ट कर रहे हैं. 3 क्वेश्चंस है पैसेज रिलेटेड, तो 3 बार पैसेज लिखा हुआ है. आइए अब इस पे आते हैं. वन कैन इन्फर फ्रॉम द रीडिंग दैट, तो आप वो रीड करने के बाद ये इन्फर कर सकते हैं कि डॉल्फिन्स आर क्वाइट अबंडेंट इन सम एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, नोवेयर मेंशन्ड इन द पैसेज. इट इज, आप वैसे तो आपको इन्फर करना है, लेकिन ऐसा कुछ वर्ल्ड के कुछ एरियाज के बारे में कुछ भी ऐसा कुछ मेंशन नहीं था. इट इज़ नॉट यूजुअल फॉर डॉल्फिन्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, ऐसा भी नहीं है. सो हियर वी हैव 4 ऑप्शंस, और इसमें से जो सबसे ज़्यादा एविडेंट है दैट इज डॉल्फिन्स हैव सम सोशल ट्रेट्स दैट आर सिमिलर टू दोज ऑफ ह्यूमंस. यही इसका करेक्ट यही इसका आंसर होगा. रीज़न बीइंग, हमने इस पैसेज में अभी डिस्कस किया था कि डॉल्फिन्स जैसे हम ह्यूमंस वीक को संभाल के चलते हैं, जो भी वीकेस्ट होता है हमारे फैमिली में या कहीं पर भी, वैसे ही डॉल्फिन्स भी करते हैं. सो डॉल्फिन्स टेक केयर ऑफ ईच अदर, प्रेग्नेंट मदर्स की केयर करते हैं. सो ये सारी चीज़ें क्योंकि मैंशन है, सो दे हैव सम सोशल ट्रेट्स दैट आर सिमिलर टू दोज ऑफ ह्यूमंस. यही इसका करेक्ट आंसर होगा. पैसेज ओवर हो गया है, 3 ही क्वेश्चंस थे. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12. एज आई हैव डिस्कस्ड कि 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंग्लिश के. सो मैं पूरे 20 क्वेश्चंस लास्ट ईयर वाले डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ में, ताकि एक तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड वी कैन ऑल्सो प्रिपेयर कि इंग्लिश के लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है और इन क्वेश्चंस को कैसे आंसर करना है. एंटोनिम पूछा गया है वर्ड का एक्सपेंशन. एक्सपेंशन वर्ड का मीनिंग सबको पता है कि एक्सपैंड करना, यानी चीज़ को स्ट्रेच करना, चाहे आप लिटरल मीनिंग में बात करें या आप उसको मेटाफोरिक मीनिंग में बात करें, दोनों का ही मीनिंग एक्सपेंशन का वही होता है. इसके साथ में आपके पास जो एंटोनिम है वो है इन्फ्लेशन, एक्सटेंशन, कंप्रेशन और ऑगमेंटेशन. तो इन्फ्लेशन का मतलब आप जानते हैं, इन्फ्लेशन का मतलब राइज इन प्राइसेस तो होता ही है. जब प्राइसेस जो हैं बढ़ रहे होते हैं धीमे धीमे करके, एक जनरल तरीका प्राइसेस जिसमें बढ़ते हैं और प्रोग्रेस होते जाते हैं, ऊपर बढ़ते चले जाते हैं, उसको इन्फ्लेशन बोला जाता है. एंड इन्फ्लेशन ऑल्सो मीन्स एक्सपेंशन इन वन सेंस. जब आप किसी चीज़ को एयर से फिल कर देते हैं, जैसे बलून को आप इन्फ्लेट करते हैं, सो यू इन्फ्लेट अ बलून, तो आप एयर से बलून को फिल करते हैं. सो दैट इज ऑल्सो इन्फ्लेशन. नाउ यू हैव एक्सटेंशन. एक्सटेंशन का मतलब होता है द एक्ट ऑफ गेटिंग मोर टाइम, स्पेस या लेंथ. एक्सटेंड करवा लेते हैं हम अपनी जो भी चीज़ होती है उसको, जैसे वैलिडिटी एक्सटेंड की जाती है, जैसे कोई टाइम लिमिट एक्सटेंड की जाती है. जब कभी भी हमारा प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट ना हुआ तो हम उसको एक्सटेंड करते हैं, दैट इज एक्सटेंशन. नेक्स्ट वर्ड है कंप्रेशन. कंप्रेस करने का मतलब होता है टू स्क्विश, प्रेस टुगेदर, उसको बोलते हैं कंप्रेस करना. तो आंसर तो आपको मिल ही गया होगा, बट ऑगमेंटेशन भी पढ़ लेते हैं. ऑगमेंटेशन जो चौथा वर्ड है, इट मीन्स द अमाउंट बाय विच समथिंग इंक्रीजेस. तो ऑगमेंटेशन का मतलब भी होता है कोई चीज़ किस लेवल पे किस अमाउंट से बढ़ रही है. ऑगमेंट जो कि एक वर्ब है जिससे ऑगमेंटेशन बना हुआ है. सो ऑगमेंट का मतलब होता है टू एनलार्ज समथिंग, या फिर किसी चीज़ में कुछ ऐड करना, उसको बोलते हैं ऑगमेंट. तो एक्सपैंड करना एंड कंप्रेस करना. सो कंप्रेशन इज द एंटोनिम. नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ डोसाइल.
डोसाइल वर्ड का आपको सिनोनिम देना है। तो पहले तो हम डोसाइल ही समझ लेते हैं कि क्या है। डोसाइल का मतलब होता है वन हु कैन बी इजीली हैंडल्ड और मैनेज्ड, जो कि बहुत जेंटल होता है, ओबीडियंट होता है, वो डोसाइल है, जिसको आप आसानी से टेम कर सकते हैं। जैसे हम एनिमल्स को टेम करते हैं, वैसे ही हम छोटे बच्चों को टेम करते हैं, उसी तरीके से आप, वो पर्सन इतना जेंटल है, इतना ओबीडियंट है, आपकी सारी बात मानता है, इसलिए वो डोसाइल है। स्टूडेंट्स के लिए भी ये वर्ड यूज़ किया जाता है दैट दे आर वेरी स्वीट, किड्स आर वेरी स्वीट एंड डोसाइल, तो उनको आप इजीली आप हैंडल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ये होता है डोसाइल का मीनिंग। अब आ जाते हैं इसके ऑप्शंस पे। सो ऑप्शंस दैट यू आर गेटिंग, उसमें ऑप्शंस है जेंटल, जो कि डोसाइल का मीनिंग ही है, सिनोनिम हो गया जेंटल। रेस्टिव का मीनिंग क्या होता है? रेस्टिव का मतलब है टू बी इम्पेशेंट इन अ वेरी टेंस स्टेट भी बोलते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा बेसब्र हो। ये पर्सन के लिए तो यूज़ किया ही जाता है। रेस्टिव कुछ एरियाज भी होते हैं जिनके लिए यूज़ किया जाता है। एक ऐसा एरिया जहाँ पे पीपल आर क्वाइट अनहैप्पी, ऑप्रेस्ड है, जिनको दबाया जा रहा है, बहुत टेंस स्टेट में है, उसके लिए भी ये वर्ड यूज़ किया जाता है रेस्टिव। अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड जो आपको न्यूज़पेपर्स वगैरह में भी मिलेगा। सो रेस्टिव वर्ड ध्यान रखें, इट इज़ अ नाइस वर्ड टू बी यूज्ड और कैन बी यू नो आस्क्ड इन द एग्जाम। रिबेल, रिबेल आप सबको पता होगा। रिबेल का एक सिनोनिम मैंने यहाँ पे लिख दिया है मैवरिक, जो आपको याद होना चाहिए। रिबेल का हिंदी मीनिंग होता है बागी। समवन हु फाइट्स अथॉरिटी, जो चीज़ आपको करने के लिए बोली जा रही है, इफ़ यू डू नॉट लाइक इट, आप उसको फाइट करते हैं, आप कई बार रिबेल बन जाते हैं। स्टूडेंट्स हैं या पेरेंट्स भी कई बार अपने बच्चों के लिए भी ये वर्ड यूज़ किया जाता है कि वो रिबेल है, यानी वो बात नहीं सुनते हैं, वो बागी है और वो हमेशा अथॉरिटी को फाइट करने की कोशिश करते हैं। सो वन हु डज दैट इज़ अ रिबेल। विलफुल का मतलब क्या होता है? विलफुल का मतलब है वॉलंटरी। जो भी काम आप विल से करते हैं, अपनी इच्छा से करते हैं, डेलिबरेटली करते हैं, और उसमें आप थोड़े स्टबन भी हो जाते हैं कि मतलब आपको यही करना है, डेलिबरेटली करते हैं आप, उसको विलफुल बोला जाता है। सो डोसाइल का जो सिनोनिम होगा वो तो आपके सामने पहले ही आ गया था, बट द वर्ड्स वर क्वाइट इंफॉर्मेटिव। वर्ड से आपको काफ़ी नॉलेज मिल सकती थी, इसलिए मैंने ये तीनों ही वर्ड्स आपके साथ में डिस्कस किए, रेस्टिव, रिबेल एंड विलफुल। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, वर्ड दैट इज यूज्ड लॉट पैसेजेस में, आर्टिकल्स में आपको मिल जाएगा। लाइफ इज़ एन एनिग्मा। सो लाइफ जो है वो एक मिस्ट्री है, एक पजल है। सो एनिग्मा का जो मतलब होता है, उसका मतलब पजल या मिस्ट्री होता है, कोई भी ऐसा सीक्रेट होता है, दैट इज़ एन एनिग्मा। अब इसका आपको सिनोनिम बताना था एनिग्मा का, तो हम देख लेते हैं कि इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज इनडिफाइनेबल, जिसको आप डिफाइन नहीं कर सकते, वो इनडिफाइनेबल हो गया। 2 है अपीज करना, वर्ब होता है ये। थर्ड जो ऑप्शन है दैट इज नॉट क्लियर, दिस इज अ रॉन्ग वर्ड। एंड फोर्थ ऑप्शन जो है वो है एनलाइटन। सो एनलाइटन करना यानी मुझे इसके बारे में थोड़ा सा समझाओ, ज्ञान दो, मुझे एनलाइटन करो, वो मीनिंग होता है। अपीस का मतलब होता है टू मेक पीस विद। ये कंट्रीज़ के साथ भी यूज़ किया जाता है। ये हिंदी का जो अगर आसान वर्ड्स में बोले, इजी वर्ड्स में बोले, तो इसका मतलब होता है किसी को मनाना। तो आप उसकी डिमांड्स के आगे झुक गए, जो भी उसने बोला और आपने उसको मना लिया, दैट इज़ कॉल्ड अपीज। सो अपीज में SE आता है, लेकिन आप इससे याद रख सकते हैं पीस से। सो टू मेक पीस विद समबडी इज कॉल्ड अपीज करना। देन एनलाइटन का मतलब होता है टू मेक समवन अंडरस्टैंड समथिंग, किसी को किसी के बारे में, किसी चीज़ के बारे में नॉलेज देना। एनिग्मा का मतलब होता है समथिंग दैट बैफल्स अंडरस्टैंडिंग, आपकी अंडरस्टैंडिंग से परे हो, जो आपको कंफ्यूज करे। समथिंग दैट बैफल्स यू, जो कंफ्यूज कर रही है, पजल कर रही है, उसको बोलते हैं एनिग्मा। सो एनिग्मा के लिए सिनोनिम मिस्ट्री हो सकता है, पजल भी हो सकता है, एंड इट इज इनडिफाइनेबल। तो ये हो गया इसका सिनोनिम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगैन अ सिनोनिम ऑफ अ फॉरेन वर्ड। सो ये वर्ड जो है, ये वर्ड आप कम सुनते हैं। फाइंड द सिनोनिम ऑफ द वर्ड। अब मैं प्रोनाउंसिएशन इसका बता दूं। द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड इज फॉपा, ठीक है, फॉपा इसका प्रोनाउंसिएशन है। तो प्रोनाउंसिएशन से जितने लोग समझ पा रहे होंगे, इट इज़ अ फ्रेंच वर्ड। रूट वर्ड जो है इसका, ये
रूट वर्ड क्या है, ये एक फ्रेंच वर्ड है. सो फ्रेंच वर्ड है और इसका मीनिंग होता है एन ऑकवर्ड सोशल मिस्टेक. सो कोई भी चीज़ जो सोशली आपको थोड़ा सा एम्बैरस कर दे, आपको कैसे जाना था और आप कैसे चले गए वहाँ पे, या कोई काम करना था और आपने कुछ और कर दिया और लोग भी उस सिचुएशन को देखकर एम्बैरस हो गए, उसको बोलते हैं फॉपा. ऑप्शंस में आपके पास है करेक्शन विच कैन नॉट बी एन आंसर, राइट, नो, ब्लूपर और फिक्स. तो ब्लूपर ही इसका आंसर है करेक्ट, क्योंकि ब्लूपर का मतलब होता है मिस्टेक, जो ऐसी मिस्टेक जो बहुत एम्बैरेसिंग हो, आपको एम्बैरस कर दे, सो उसी को बोलते हैं ब्लूपर. सो फॉपा का जो सिनोनिम है वो ब्लूपर है. तो इससे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा दैट देयर आर सम वर्ड्स जो कि मैं कई बार डिस्कस भी करती रहती हूँ, मैंने इससे प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किए हैं, दैट देयर आर वर्ड्स फ्रेंच या लैटिन और ग्रीक वर्ड्स, ज़्यादातर करके फ्रेंच वर्ड्स, जिनको हम अब यूज़ करने लग गए हैं. न्यूज़पेपर में, आर्टिकल्स में आपको बहुत ज़्यादा वो वर्ड्स मिलते हैं और आपको वो वर्ड्स पता होने चाहिए बिकॉज वो आपके एग्जाम में भी आने लग गए हैं. सो देयर इज़ अ वर्ड जो बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर में यूज़ होता है, जैसे कि मैंने ये इससे पहले भी डिस्कस किया हुआ है, जिसका प्रोनाउंसिएशन होता है बुर्जुआ. अब ये जो वर्ड है, ये इसका मीनिंग बहुत ही सिंपल है. इसका मीनिंग है मिडिल क्लास. सो किसी की अप्रोच है, किसी का कोई बिहेवियर है जो बहुत मिडिल क्लास लगे, जैसे आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोलते हैं उसी तरीके से बोलते हैं हाउ बुर्जुआ. तो वैसे ही करके न्यूज़पेपर्स में ये वर्ड बहुत ज़्यादा, अभी काफ़ी ईयर्स हो चुके हैं अब इस बात को, कि न्यूज़पेपर में काफ़ी ज़्यादा ये पॉपुलर हो गया था और बहुत सारे आर्टिकल्स में आपको देखने को मिल रहा था. ऐसे ही करके वर्ड्स को दूसरे लैंग्वेज से हम लेते हैं और उनको यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं. अब क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें आपको फ्रेंच वर्ड्स भी मिलते हैं, लैटिन वर्ड्स भी कुछ मिलते हैं, तो अगर आप इन वर्ड्स को पे फोकस नहीं करेंगे तो ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में उनको अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे. एंड ये आपके डे टू डे लैंग्वेज के लिए भी ज़रूरी है. बहुत सारे ऐसे भी वर्ड्स हैं जो होते हैं दूसरी लैंग्वेज के, हम यूज़ भी कर रहे होते हैं बट हमें पता भी नहीं होता कि हम ये दूसरी लैंग्वेज के वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो दोज वर्ड्स जो अब यूज़ होने लग गए हैं. तो अगर आप डेली कोई भी एक आर्टिकल पढ़ते हैं, कोई भी जर्नल्स पढ़ते हो, हैबिट डाली हो अपनी कोई जर्नल पढ़ने का, उसके लिए अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं होती है. जिनकी हैबिट होती है वो कभी ना कभी कोई ना कोई टाइम निकाल ही लेते हैं एंड अपने लेजर टाइम में वो उसको ज़रूर पढ़ते हैं. सो अगर आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपको ये सारे वर्ड ज़रूर पता होंगे. कुछ भी ऐसा नहीं पूछा जाता है जो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो. एग्ज़ाम में भी वही चीज़ें पूछी जाती हैं जो जर्नल्स में, न्यूज़पेपर में जो आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, वही सब चीज़ें पूछी जाती हैं. हाँ, लेकिन रेपिटेटिव एरर्स नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि रेपिटेटिव एरर्स अगर पूछेंगे तो फिर एग्ज़ाम का कोई पॉइंट नहीं हुआ. ओके, चलिए अब नेक्स्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16. इन अ सेंटेंस एन इडियोमैटिक एक्सप्रेशन or a proverb is highlighted, select the alternative which best describes its use in the sentence. तो the course of events, ये जो course of events है, ये एक या तो proverb है या idiom है, एक expression है जिसको आपको sentence में जो चीज़ लिखी हुई है इसमें से आपको कोई choose करके जिसको आप substitute कर सकते हैं या उसका meaning बता सकते हैं, वो आपको choose करना है. सेंटेंस है द कोर्स ऑफ इवेंट्स मेड इट नेसेसरी फॉर जोसेफ टू स्टार्ट वर्किंग. सो द कोर्स ऑफ इवेंट्स का मतलब क्या होता है? इवेंट्स जो कि प्लान्ड थे उन्होंने जोसेफ के लिए नेसेसरी कर दिया कि वो काम करना स्टार्ट कर दे. देयर वाज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ फ्यूचर इवेंट्स जिसकी वजह से जोसेफ के लिए नेसेसरी हो गया कि वो काम करना स्टार्ट कर दे. अ सक्सेशन ऑफ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, या फिर नेचर ऑफ इवेंट्स दैट फॉलोड आफ्टर जोसेफ जॉइंड वर्क. इसका आपको पता होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या होता है, तो मैं डायरेक्टली मीनिंग बता रही हूँ. सो कोर्स ऑफ इवेंट्स का मतलब होता है लॉन्ग लिस्ट ऑफ फ्यूचर इवेंट्स, और वही इसका करेक्ट आंसर है, जिसकी वजह से इट वॉज इट मेड इट नेसेसरी फॉर जोसेफ कि वो काम करना स्टार्ट कर दे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17. माई आंट डैश ऑन आइस एंड ब्रोक हर लेग. ये कोई फ्रेज नहीं है. अगर आपको लगे पढ़ते से कि ये एक फ्रेज है तो ऐसा कुछ भी नहीं है. इट इज़ प्योरली बेस्ड ऑन टेंसेस. सो ये टेंस पे बेस्ड है. पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस आप इसको कह सकते हैं. सो इट इज़ बेस्ड ऑन दैट. मेरी आंट जो है वो गिरी
आइस पर एंड शी ब्रोक हर लेग। यहाँ पे ये ब्रोक मिल रहा है जो कि ब्रेक का सेकेंड फॉर्म है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। यहाँ पर भी आपको वर्ब का सेकेंड फॉर्म फिल करना है। आपके पास ऑप्शन में है फॉल के वर्ब फॉर्म्स जो कि हैं, फेल्ट तो नहीं होता है फॉल का वर्ब फॉर्म, फॉलन है, फेल है एंड फेल्ड है। एक यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और मेंशन कर दूँ, ये जो फेल्ट है ये फील का वर्ब फॉर्म है, फील, फेल्ट, फेल्ट होता है। फॉल के जो वर्ब फॉर्म्स होते हैं वो होता है फॉल, फेल, फॉलन, और एक वर्ब फॉर्म और भी होता है फेल, FELL, जो कि ट्री वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है, जिसको बोलते हैं कट करके गिरा देना, फेल अ ट्री। सो फेल, इसके वर्ब फॉर्म्स फेल, फेल्ड, फेल्ड होते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन के ऑप्शन में आपको 3 तरीके के वर्ब फॉर्म्स हैं जिनको मिक्स कर दिया गया है कंफ्यूज करने के लिए। और ये वाला जो है ये है ब्रेक के वर्ब फॉर्म्स, इट इज ब्रेक, ब्रोक एंड ब्रोकन, ये वर्ब फॉर्म्स है। सो कीप दीज इन माइंड। आपको वर्ब फॉर्म्स पता होने चाहिए, बहुत ही इजी वर्ब फॉर्म्स हैं, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए इसको मिक्स किया गया। सो द आंसर वुड बी फॉल का सेकेंड फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक का सेकेंड फॉर्म यूज हुआ है विच इज ब्रोक, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज कर रहे हैं क्योंकि उसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया जाता है। तो आपको चूज करना है गिरने के लिए, सो फॉल इज द वर्ब एंड उसका सेकेंड फॉर्म होता है फेल। तो आंसर होगा ये फेल। सो माई आंट फेल ऑन आइस एंड ब्रोक हर लेग। आई होप आपको आंसर समझ में आ गया। अब बढ़े क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 अगेन सिनोनिम है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड कंटेम्प्ट। ओके, कंडेम से कंफ्यूज मत होइएगा, कंटेम्प्ट वर्ड अलग है, कंडेम वर्ड अलग है। कंडेम जो है वो वर्ब है। सो कंटेम्प्ट का आपको सिनोनिम देखना है। कंटेम्प्ट का मीनिंग ही देख लेते हैं। कंटेम्प्ट का मीनिंग है लैक ऑफ रिस्पेक्ट अकम्पनीड बाय अ फीलिंग ऑफ इंटेंस डिसलाइक। जो बहुत ज़्यादा हेट्रेड होती है, आपका इतना ज़्यादा किसी के लिए डिसलाइक है कि आप उसकी इज्जत भी नहीं कर पाते हैं। सो दैट इज अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट, स्कॉर्न करना किसी को, डिसडेन करना या फिर कंटेम्प्ट करना। इसके सिनोनिम्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, यू कैन सी देम। डिसडेन, DISDAIN, एंड स्कॉर्न करना, जिसका मीनिंग है किसी को इज्जत ना दे पाना या लैक ऑफ रिस्पेक्ट अकम्पनीड बाय अ फीलिंग ऑफ इंटेंस डिसलाइक। अब इसका आपको सिनोनिम ढूंढना है इसी वर्ड के मीनिंग का, जो कि रिस्पेक्ट नहीं हो सकता है, विच इज ऑपोजिट। अफेक्शन किसी के लिए, अफेक्शन यानी एडमिरेशन, प्यार, अफेक्शन। एस्टीम, एस्टीम वर्ड का मतलब होता है रिस्पेक्ट एंड एडमिरेशन, एडमायर। आपने सुना होगा पीपल यूज हाई सेल्फ एस्टीम यूज करते हैं। हाई सेल्फ एस्टीम मतलब जो लोग अपने आप को बहुत पसंद करते हैं तो वो उनके अंदर बहुत ज़्यादा हाई सेल्फ एस्टीम होती है, बहुत प्राउड फील करते हैं और अपने आप को बहुत लाइक करते हैं एंड दे रिस्पेक्ट देमसेल्व्स। सो एस्टीम वर्ड एंड हेट्रेड। सो कंटेम्प्ट का जो मीनिंग निकल के आ रहा है वो सिनोनिम के हिसाब से तो हेट्रेड ही निकल के आएगा, विच जस्टिफाइज दिस मीनिंग, जो कि कंटेम्प्ट का होता है। सो दिस इज द सिनोनिम। क्वेश्चन नंबर 19 कर रहे हैं। ओके, आई वॉज डैश इम्प्रेस्ड विद द परफॉर्मेंस। या I was dash impressed with the performance. I was too impressed, I was very impressed, I was so impressed and I was such impressed. Such तो appropriate है नहीं। जब हम so यूज करते हैं तो सेंटेंस आगे कंटिन्यू हो रहा होता है, that I was so impressed that, और उसके आगे सेंटेंस बढ़ रहा होता है, तब यूज करते हैं। I was very impressed आप यूज कर सकते हैं with the performance और सेंटेंस खत्म हो जाएगा। I was too impressed, so it was too beautiful to उस तरीके से इसको यूज किया जाता है कि ये बहुत ही ज्यादा अच्छा था ये करने के इस चीज के लिए। सो टू डार्क या टू ब्यूटिफुल ये उस तरीके से यूज किया जाता है। सो दिस इज नॉट द राइट चॉइस। द राइट चॉइस वुड बी वेरी। आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विद हर परफॉर्मेंस। एक और क्वेश्चन करेंगे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। अगेन एरोबिक का सिनोनिम बहुत ही आसान सा वर्ड है। एवरीबडी हु गोज टू द जिम या फिर जिनको एक्सरसाइज के बारे में थोड़ा सा भी पता होगा उनको पता है कि एरोबिक्स क्या होता है।
सो एरोबिक्स इज़ अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज. एरोबिक एक्सरसाइज होती है जिसमें कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी आप ऐसी एक्टिविटी करें जिसमें आपका जो रेट है वो बढ़े और आप थकें, जिससे टायर्ड फील करें, दैट इज़ एरोबिक्स. ऑप्शन में आपके पास है ड्रिल, इनर्शिया, इनएक्टिव या डेविल. डेविल तो कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता है. ड्रिल का मतलब आपने अगर स्कूल डेज में सुना होगा, ड्रिल करवाई जा रही है, कहीं पर भी कोई ड्रिल हो रही है, इट इज़ ऑल्सो एन एक्सरसाइज. ड्रिल का मतलब. इनर्शिया फिजिक्स टर्मिनोलॉजी, रेजिस्टेंस टू चेंज होता है, जिसका मतलब जो चीज़ जैसे है वैसे ही है, इनएक्टिव स्टेट में है. इनएक्टिव का मतलब सिमिलर हो गया, और डेविल बिल्कुल मैच नहीं करता है. सो एरोबिक का जो सिनोनिम है दैट इज ड्रिल. सो वी हैव डन अप्रॉक्सीमेटली 20 क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए थे MAHCET में. और क्योंकि अब आप ये वाला एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, सो इसीलिए ये वीडियो आप के लिए बेनिफिशियल हो सकता है. बिकॉज एक तो हमने ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं, और दूसरी बात ये है कि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल गया है कि वोकैबुलरी आपको कैसे प्रिपेयर करनी है. एंड आई वुड अगेन रिपीट दिस फॉर यू कि इतना डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं आए हुए हैं, और एंड होपफुली इस बार भी उतने डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे. ईजी होंगे क्वेश्चंस कि आप उन्हें आराम से आंसर कर सकें. सो उस तरीके से अपने लिए प्रिपेयर करें. एंड इंस्टेड ऑफ स्किपिंग द क्वेश्चंस, इंग्लिश के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, ट्राई अटेम्प्ट करने का, लेकिन वही क्वेश्चंस जिनके लिए आप बिल्कुल श्योर है. तो थोड़ा पढ़ेंगे तो श्योर भी हो जाएंगे और आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकेंगे. ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.